स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट अमीन्स। तो हम अमीन्स चैप्टर के बारे में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर फॉर नीट 2026 स्टूडेंट्स। तो अमीन्स चैप्टर दिस इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इट इज़ द लास्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर। एंड इसके बाद बायोमोलिक्यूल्स हैं, उसके बाद हम बायोमोलिक्यूल्स भी कवर करेंगे। बट उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड एंड ऑब्वियसली शेयर टू योर फ्रेंड्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अमीन्स को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ेंगे ताकि नीट में जो भी क्वेश्चन आए तो हम आसानी से कर पाएँ। सबसे पहले अमीन्स क्या हैं? अमीन्स क्या होते हैं? जब भी ये एक इम्पॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। इसमें क्या होता है कि जैसे अमोनिया है, दैट इज़ NH3, इट इज़ NH3। तो अमोनिया का एक H एटम रिप्लेस होगा, क्या बनेगा? एक H एटम निकला तो NH2 बनेगा। इस NH2 में R, इस H की जगह जो H ग्रुप रिप्लेस हुआ उसकी जगह R आ जाए तो दैट इज़ कॉल्ड हैज़ अमीन्स। उनको क्या कहते हैं? अमीन्स। NH3 था, एक H रिप्लेस हुआ, उसकी जगह पे R आया, तो इनको कहा जाता है अमीन्स। ठीक है, अमीन्स का कंसेप्ट क्लियर? ओके। इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें हैं हम जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे ताकि ज़्यादा एग्जैगरेट ना हो पाए चीज़ें। तो उससे पहले हम कंप्लीट करने के ट्राई करेंगे अच्छे से, वो भी पढ़ के विदाउट कि जल्दी जल्दी। ठीक है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है नोवोकेन विच इज़ अ सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंथेटिक अमीनो कंपाउंड। ये हैज़ अ एनास्थेटिक यूज़ होता है। एनास्थेटिक मीन्स बेहोश करने के लिए। कहाँ पे? डेंटिस्ट जब दांत आप निकलवाने जाते हैं या फिर दांत कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पे हैज़ अ एनास्थेटिक इस नोवोकेन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर सेकंड बात करें यहाँ पे बेनेड्राइल की, बेनेड्राइल एक एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है। ये भी टर्शरी अमीनो ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर हम बात करें क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, ये सर्फेक्टेंट्स की तरह यूज़ होते हैं। कौन? क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो कुछ डायजोनियम सॉल्ट्स भी हम पढ़ेंगे। that will be the last topic of this chapter। अमीन्स की बात करें तो सबसे पहले अमीन्स मैंने बताया कि जब एक H एटम रिप्लेस होके उसकी जगह पे R में भी मिथाइल, इथाइल, एनी बेंजाइल कंपाउंड, ठीक है, तो उसकी जगह पे R आ जाएगा। जैसे कि CH3 आया है यहाँ पे C6H5 आएगा, CH3 आएगा, दिस इज सेकेंडरी अमीनो एसिड एंड दिस वन इज टर्शरी, क्योंकि N के आगे पीछे 3 CH3 ग्रुप अटैच हो गए हैं और 3 H एटम विल बी रिप्लेस्ड इन दिस। तो जहाँ पे 3 H एटम रिप्लेस होंगे तो टर्शरी वाला अमीनो ग्रुप, यहाँ पे 2 हुए हैं रिप्लेस तो सेकेंडरी, जिनमें एक हाइड्रोजन, सेकेंडरी जिनमें कोई हाइड्रोजन नहीं होगा टर्शरी, और इसमें CH3NH2 में 3 हाइड्रोजन एटम हैं तो दिस विल बी प्राइमरी, इट इज़ प्राइमरी अमीनो एसिड। अगर हम बात करें आगे स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड अमीन्स की, तो इसमें आपको याद रखना है कि अमीन्स क्या होते हैं? ट्राइवेलेंट, क्योंकि हियर यू विल सी कि NH3 है, जैसे NH3 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, सो दैट्स वाई इट इज़ ट्राइवेलेंट होगा। ठीक है, और इसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इट हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नाइट्रोजन जो होता है NH3 यू ऑल नो, इसमें नाइट्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है तो 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं एंड इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। और जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, दैट इज़ H2O, दैट इज़ H2O। okay, so NH3 is sp3 hybridized and it has obviously 1 electron pair in it and it is trivalent। ठीक है, याद रखना है। और अमीन्स क्या है? पैरामिडल, वी ऑल नो अमीन का स्ट्रक्चर, दैट इज अमोनिया का जैसे स्ट्रक्चर, इट इज़ पैरामिडल स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल पैरामिडल एंड इट हैज़ एन एंगल ऑफ, वैसे तो अमोनिया का एंगल इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 107 डिग्री है ना, बिकॉज इट इज़ लेस। क्यों है लेस? क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि इस एंगल को क्या कर देते हैं? 109 डिग्री से कम कर देते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से N पे, एंड दैट इज़ नाइट्रोजन पे, एंगल CNE ओके 109.5 डिग्री से कम है, यही लिखा है NCERT में भी। फॉर इंस्टांस इट इज़ 108 डिग्री या फिर 107 डिग्री होता है, लेकिन ट्राई मिथाइल अमीन के लिए एंगल इज़ 108 डिग्री। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आपको जो लाइन करना है NCERT में, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, कौन कौन से हैं ये मैंने पीछे लिखा दिया, बस आपको NCERT में डैश डैश करते जाना है। ठीक है, बाय ओपनिंग द बुक ऑफ NCERT अलॉन्ग द साइड विद यू। ठीक है, NH3 जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम प्राइमरी, जिसमें एक ही हाइड्रोजन एटम सेकेंडरी, जिसमें कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होगा, दैट इज टर्शरी अमीनो एसिड।
नाउ विल मूव ऑन टू द नॉमेनक्लेचर की बात करें तो यहाँ पे CH3NH2 यू ऑल नो मीथेनामीन, CH2 NH2 NH2 बगल में है दो, तो इट इज़ इथेन 1,2 डायमाइन. इट इज़ व्हाट? इट इज़ इथेन 1,2 डायमाइन. मीन्स इट हैज़ 2 कार्बन्स एंड एक पे भी अमीन है और 2 पे भी अमीन, सो इट इज़ 1,2 डायमीन. नाउ द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पेज. इसका नाम बताओ. Its name is ethylamine because it has 2 carbon atoms attached to it. While if we talk about this, ये इसमें 3 कार्बन एटम अटैच्ड हैं, so it is प्रोपाइलामीन. एंड यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ नीचे, इसमें जो कार्बन एटम अटैच है साइड पे दोनों मतलब कि बीच वाले के अगल बगल में इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. इस साइड भी, लेफ्ट साइड में भी एक और राइट साइड में भी एक कार्बन एटम है, सो इट इज़ आइसोप्रोपाइल. And iso means equal and propyl means total number of carbon atoms are 3 and its amine, it is attached with amine group. It is attached with amine group. So it is isopropyl amine. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, तो यहाँ पे आपको नैमिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है. यू हैव टू नैम जिसका अल्फ़ाबेट जो है सबसे पहले आ जाता है, जिसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है, दैट इज़ E और M. इसको मिथाइल बोलेंगे, इसको इथाइल बोलेंगे. इथाइल मीन्स 2 कार्बन एटम्स अटैच्ड. इथाइल सबसे पहले अल्फ़ाबेट में आता है E, तो इथाइल विल बी फर्स्ट रिटन. फिर उसके बाद क्या लिखा जाएगा? मिथाइल लिखा जाएगा और फिर उसके बाद अमीन लिखा जाएगा. ठीक है, खत्म. अगर यहाँ पे बात करें, यहाँ पे 3 मिथाइल हैं, तो इट इज़ कॉल्ड हैज ट्राई मिथाइल अमीन. 3 मिथाइल, सो इट इज़ कॉल्ड हैज ट्राई मिथाइल अमीन. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस वन, ये खुद ही कर लेना. एंड दिस वन, ये वाला इंपॉर्टेंट है. जिस पे देखो, जहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन है तो उसके बगल पे जो कार्बन होगा वो NH2 से अटैच्ड होगा जब. ठीक है, जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उसके बगल पे CH2 है और NH2. मतलब कि इसको हम कैसे कहें कि कैसे हमें पहचान में आएगा, तो आपको क्या करना है, जिसके साथ, जिस कार्बन के साथ NH2 अटैच है उसका दोस्त क्या है? डबल बॉन्डेड कार्बन. उसका दोस्त क्या होगा? दैट विल बी डबल बॉन्डेड कार्बन. ठीक है, तो जिसके साथ NH2 अटैच्ड है उसका दोस्त डबल बॉन्डेड कार्बन होगा, दैट विल बी कॉल्ड हैज एलाइल अमीन. दैट विल बी कॉल्ड हैज एलाइल अमीन. उसको हम एलाइल अमीन कहेंगे. ठीक है, अगर बेंजीन, एक और बात, अगर बेंजीन ग्रुप पे NH2 अटैच होगा, अगर बेंजीन ग्रुप पे NH2 ग्रुप अटैच्ड होगा, दैट इज कॉल्ड हैज एनिलीन. ANILINE, दैट इज कॉल्ड हैज एनिलीन. ठीक है, अगर बेंजीन ग्रुप पे NH2 के ऑर्थो पोजीशन पे, ऑर्थो इज 2nd and 6th पोजीशन, एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे CH3 ग्रुप अटैच होगा. एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे, दिस इज ऑर्थो पोजीशन, CH3 ग्रुप अटैच है, इसे ऑर्थोटॉल्विडीन कहा जाएगा. क्या कहा जाएगा? ऑर्थोटॉल्विडीन. एंड दीज ऑल नेमिंग्स आर सो मच इंपॉर्टेंट. अगर NH2 ग्रुप लगा है और इसके पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप अटैच है, तो इट इज़ कॉल्ड एज पैरा ब्रोमो एनिलीन, क्योंकि पैरा पे देयर इज ब्रोमीन. अगर हम बात करें दिस वन, it is also important, has it has 2 methyl atom attached to it, so it is NN dimethyl amine. So I hope you all are clear with this table, because this table is so much important for the NEET 2026 exam. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट दिस प्रिपरेशन ऑफ अमीन, तो प्रिपरेशन ऑफ अमीन में हम कुछ प्रिपरेशंस हैं. अमीन कैसे प्रिपेयर होता है, व्हाट आर द सोर्सेज जहाँ से अमीन प्रिपेयर हुआ या फिर होता है, तो देयर आर सम प्रिपरेशंस इन इट. तो यहाँ पे सबसे पहले नाइट्रोबेंजीन को हमने जब H2 या PD साथ में इथेनॉल डाली तो एनिलीन की फॉर्मेशन होगी. उसी तरह से दूसरा नाइट्रोबेंजीन लिया, इसमें भी हमने SN या HCl या FeHCl का यूज़ किया साथ में, तो यहाँ पे एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई. किस किस का यूज़ किया? SN HCl FeHCl. ठीक है, और ऊपर H2 या PD इथेनॉल के साथ. ठीक है, तो एनिलीन फॉर्म हो गए. जो आपको चीज़ याद रखनी है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो यहाँ पे ये है कि जब Fe और HCl, ये दोनों Fe और HCl आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पे बनता है FeCl2. FeCl2 द्वारा हाइड्रोलाइज होके क्या बना देता है? HCl. आगे जाके हाइड्रोलाइज होके क्या बना देता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इस रिएक्शन के दौरान. ठीक है, तो सिर्फ ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर होता है इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को, क्योंकि Fe ने ना FeHCl के साथ मिलकर FeCl2 बना दिया और बाद में FeCl2 हाइड्रोलाइज होके क्या बना देगा? ये HCl बना देगा. तो HCl बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनेगी, जिसकी वजह से इनिशिएट करने के लिए रिएक्शन को बहुत हमें बाहर से एक्सटर्नल वाली HCl देनी पड़ेगी. ठीक है, क्योंकि Fe और HCl ने मिलके तो बना दिया हमारा हाइड्रोलाइज होके HCl. ठीक है, तो ये लाइन यू हैव टू लर्न.
ओके, अमोनोलिसिस की बात करें, अमोनोलिसिस में क्या होता है, सबसे पहले अमोनिया लिया, अमोनिया को एल्काइल हैलाइड में डालना है, तो ये क्या बना देगा R, और ये NH3 इधर से आया, NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, ये याद रखना है। एंड इट इज़ फॉर ओनली प्राइमरी अमीन के लिए, और इसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें कितना, द टेम्परेचर शुड बी ऑलमोस्ट 373 केल्विन। जब हम NH3 को एल्काइल हैलाइड के साथ मिलाएंगे तो R NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव विल बी फॉर्म विच इज अ सब्सटीट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैज अमोनोलिसिस। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अमोनोलिसिस, बिकॉज NH3 हियर एक्ट हैज न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल ने RX के साथ R NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव बनाया, सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैज व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैज अमोनोलिसिस। आगे अगर हम जाएं यहाँ पे, तो यहाँ पे RNH2 लिया, प्राइमरी है, इसको RX में डाला तो R2NH बना, इट इज सेकेंडरी बिकॉज इट हैज़ ओनली वन हाइड्रोजन एटम। फिर इसको RX में डाला, R3N बना, इट इज टर्शियरी। फिर इसको RX में डाला तो क्वाटरनरी सॉल्ट बन गया, इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हर बार RX में डालते गए तो एक टाइम ऐसा आया जब क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई। उसी तरह से जो पीछे हमने RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव बनाया था, इसको क्या करेंगे हम NaOH में अगर डाल देंगे तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन। लेकिन जो ऊपर वाला प्रोसेस था उसमें कंटिन्यूअस RX बढ़ती जा रही थी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बना था। लेकिन अगर आपको प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन करनी है तो पीछे जो RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव बनाया है उसको किस में डालना है, NaOH, दैट इज स्ट्रॉन्ग बेस में, दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अमीन ओनली, एंड इट विल बी ऑल प्योर। तो प्राइमरी अमीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट बाय टेकिंग लार्ज एक्सेस ऑफ अमोनिया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमीन्स क्या क्या है, RI सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करता है, RBr, RCl, इस तरह के, ठीक है। पहले RI, फिर RBr, फिर RCl। तो हमने पढ़ा कि प्राइमरी अमीन कैसे बना, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, जब RX बार बार डालते गए हम RNH2 में, न्यूक्लियोफाइल RX के साथ रिएक्ट करके RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव बनाएगा, और इस RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव को NaOH में डाल के RNH2 दैट इज प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चंस पे भी जाएं तो यहाँ पे देखिए C2H5Cl है, इसको NH3 में डाला तो C2H5NH2 बना, फिर C2H5Cl में डाला तो यहाँ पे 2 C2H5 आ गए, एंड इट विल बी, इसमें एक ही हाइड्रोजन एटम है, सो इट इज़ सेकेंडरी अमीनो एसिड। इसको फिर C2H5Cl में डाला तो यहाँ पे टर्शियरी अमीनो एसिड बन गया, फिर से डाला तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बन गया, दैट इज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। उसी तरह से इस वाली रिएक्शन में जाइए, C6H5CH2Cl है, NH2 में डाला तो C6H5CH2NH2 बन गया, उसको C2H5CH3Cl में डाला तो यहाँ पे NN डाइमिथाइल फिनाइल मीथेनामीन की फॉर्मेशन होगी। सो इस तरह से यू हैव टू डू ऑल दीज क्वेश्चंस, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जब हम नाइट्राइल लेंगे, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसका जब हम रिडक्शन करेंगे, नाइट्राइल का रिडक्शन करेंगे, दैट इज RC ट्रिपल बॉन्ड N, इसको HA2 या Ni में डाल के रिडक्शन करेंगे, या फिर NaHgC2H5OH, दैट इज सोडियम अमलगम साथ में इथेनॉल, इसमें क्या फॉर्मेशन होगी, RCH2 डबल बॉन्ड RCH2 सिंगल बॉन्ड NH2, मतलब कि ये जो C है इस पे 2 H आ जाएंगे और N पे भी 2 H आ जाएंगे, तो RCH2NH2 बनेगा। और क्या डाला, रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, H2Ni की प्रेजेंस में और NaHgC2H5OH की प्रेजेंस में। उसी तरह से अगर अमाइड्स का रिडक्शन करना है तो आपको LiAlH4 को वाटर के साथ लेना पड़ेगा, और RC+ONH2, अमाइड्स आर व्हाट, अमाइड्स आर RC+ONH2, अमाइड्स आर RC+ONH2। तो आपको अगर अमाइड्स का फॉर्मेशन करना, अमाइड्स से अमीन्स का फॉर्मेशन करना है तो यू हैव टू पुट इट इन LiAlH4 H2O, तो तभी जाके RCH2, यहाँ C की जगह पे 2 H आएंगे और NH2 ऐसे ही रहेगा, और डबल बॉन्ड O आगे जाके जो है वाटर बना देगा या कुछ और। तो इस तरह से अमीन्स का फॉर्मेशन हुआ अमाइड्स से, कैसे, LiAlH4 में जब हमने इसको डाला और H2O में। उसी तरह से हम गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, ठीक है, गैब्रियल सिंथेसिस भी प्राइमरी अमीन्स के लिए हो रही है, जितनी भी हम करते आए हैं सब प्राइमरी अमीन्स के लिए रिएक्शंस हो रही हैं, तो गैब्रियल सिंथेसिस भी प्राइमरी अमीन्स के लिए पता होना चाहिए आपको। सबसे पहले हमने क्या डालना है, KOH, इथेनॉलिक KOH डालनी है, फिर RX डालनी है, किसमें, थैलीमाइड में। तो जब हमने इथेनॉलिक KOH डाली तो यहाँ पे K पॉजिटिव आ जाएगा, N नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। फिर उसके बाद RX डालनी है, दैट इज एल्काइल हैलाइड डालना है हमने कोई, तो वहाँ पे N नेगेटिव K पॉजिटिव था, इस K पॉजिटिव की जगह पे R आ जाएगा, ठीक है, इस K पॉजिटिव की जगह पे क्या आ जाएगा, R आ जाएगा।
तो अब जब ये R आ गया तो इसमें हमने क्या डालना है, NaOH, दैट इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हमने इसको NaOH में डाला तो यहाँ पे ये N हट गया और COO नेगेटिव Na पॉजिटिव ऊपर की तरफ और नीचे वाले की तरफ भी अपना O नेगेटिव Na पॉजिटिव बन गया। साथ में बनती है प्राइमरी अमीन्स, बोला था ना ऊपर कि प्राइमरी अमीन्स की इसमें फॉर्मेशन होगी। एंड सेकेंड थिंग जो आपको याद रखनी है कि एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जाता क्योंकि एराइल हैलाइड्स कभी भी SN रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करते, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दिस क्योंकि ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में आ सकता है कि ये दीज एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स इस मेथड से, दैट इज गैब्रियल थैलेमाइड मेथड से हम प्रिपेयर नहीं कर सकते बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन ये नहीं करते एराइल हैलाइड्स। तो आपको सबसे पहले KOH में डालना है थैलीमाइड को, ठीक है। जब एक साथ दोनों दीज C-O NH के साथ जुड़े हों तो दिस इज कॉल्ड एज थैलीमाइड। एंड KOH में सबसे पहले डाला, K पॉजिटिव आया, RX में डाला तो R आ गया इधर N की जगह। फिर इसको NaOH में डाला है तो यहाँ पे दोनों ये अलग हो गए, सेपरेट, O नेगेटिव Na पॉजिटिव बनाया इसने भी, और RNH2 दैट इज प्राइमरी अमीन जो कि हमारा मैन प्रोडक्ट था, मैन पर्पस था, उसकी फॉर्मेशन हो गई। सो दीज पॉइंट्स यू हैव टू लर्न इन दिस गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। एंड अगली रिएक्शन की बात करें दैट इज द हॉफमैन ब्रोमोअमाइड रिएक्शन, डिग्रेडेशन रिएक्शन, ब्रोमोअमाइड, हॉफमैन, वर्ड्स पे जाएं। यहाँ पे देखिए आप ब्रोमोअमाइड लिखा हुआ है, मीन्स वी हैव टू यूज व्हाट, ब्रोमीन। ब्रोमो से हमें पता चल रहा है कि हमें ब्रोमीन का यूज करना है। अमाइड से हमें पता चल रहा है कि देयर विल बी अमाइड बॉन्ड इन दैट। एंड व्हाट इज अमाइड, दैट इज RC+O NH2। और किसका यूज करना है, हमें ब्रोमीन का यूज करना है। एंड साथ में हमें यूज करना है अमाइड, अमाइड हमने यूज कर लिया एंड ब्रोमीन भी यूज कर ली। एंड साथ में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करना है। और यहाँ पे भी गजब की बात देखिए, यहाँ पे भी प्राइमरी अमीन बनेगा। ओनली प्राइमरी अमीन्स विल बी फॉर्म इन हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। साथ में Na2CO3 NaBr और ट्वाइस H2O की फॉर्मेशन होगी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इस वाले जब हम अमाइड पे की बात करें तो यहाँ पे RC+O NH2 था, दैट इज यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स थे, ठीक है। वो जो एक था वो क्या हो गया, खत्म, और सिर्फ एक रहा। तो ये R वाला जो पहले वाला है R जो है रहेगा एंड C+O विल बी रिमूव्ड, दैट्स वाई इसमें एक खत्म हो गया। तो इट इज कॉल्ड एज हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। एंड ये हॉफमैन ने सबसे पहले इसका मेथड प्रिपेयर किया था, ठीक है। तो ये आपको सब कुछ याद रखने हैं। इसके इवन इसकी स्टोइकियोमेट्रिक भी आपको याद रखनी है कि कितने NaBr लिए गए हैं एंड कितने H2O इसमें हैं। तो RNH2 Na2CO3 ट्वाइस NaBr ट्वाइस H2O, 2 NaBr 2 H2O, Na2CO3 1, RNH2 ट्वाइस NaBr ट्वाइस H2O हो गया। इसके बाद हम जाएंगे इस वाली एग्जाम्पल पे भी। एग्जाम्पल 9.2 में क्या बोला है कि हमने लिया है दिस इज क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन को इथेनॉलिक NaCN में डाला है। तो जब हम NaCN में डालेंगे तो ये CN ग्रुप इस Cl की जगह ले लेगा, तो हेयर कम्स द CN। फिर उस CN की रिडक्शन करके क्या बनता है, CH2NH2। हमने ऊपर अभी पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल से अमीन्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे जो C+N है, C की जगह पे भी 2 H आ जाएंगे, N की जगह पे भी 2 H आ जाएंगे, 2 आ गए तो CH2NH2 दैट इज प्रोपेन 1 अमीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करें C6H5 CH2Cl, इसको भी इथेनॉलिक NaCN में डाले तो Cl की जगह पे C ट्रिपल बॉन्ड आ गया, C+N आ गया, ठीक है, बन गई बेंजाइल साइनाइड। फिर उसको H2Ni में रिड्यूस करा तो CH2NH2 बन गया। तो जब भी नाइट्राइल की रिडक्शन करते हैं किसकी फॉर्मेशन होती है, अमीन्स की, दैट इज आवर चैप्टर। तो ब्रोमोमाइड भी खत्म हो गई एंड वी लर्न दीज एग्जाम्पल्स टू। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज पे मूव ऑन करेंगे। तो ये आपको याद रखना कि जो लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं, ठीक है, कम जो नीचे हैं, लाइक जिनके लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, जैसे 1 2 3, तो वो ज़्यादातर गैसेज होती हैं जिनमें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, वो गैसेज हैं ज़्यादातर अमीन्स जिनकी थोड़ी फिश लाइक स्मेल होती है। और इनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होते हैं, जिनमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हैं, वो क्या है लिक्विड, वो क्या है, लिक्विड है। और उसके अलावा हायर वंस क्या हैं, उसके अलावा ज़्यादा जो जिनके कार्बन एटम्स 3 या 4 से ज़्यादा हैं तो दे आर सॉलिड। ये भी याद रखनी है आपको। एनलीन एंड अदर एराइल अमाइंस यूजुअली कलरलेस होते हैं, और लोअर एलिफेटिक अमाइंस जो जिनके कार्बन एटम कम हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर में। क्योंकि जिनके कम कार्बन एटम्स हैं वो आपस में क्या बना देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि N क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इसकी वजह से हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट NH के साथ क्या बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन कर देगा। तो देयर विल बी हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से जो लोअर वाले एलिफेटिक अमाइंस हैं वो क्या करते हैं, दे विल व्हाट डू,
दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर मॉलिक्यूल. हाउएवर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती रहती है जैसे जैसे मोलर मास बढ़ता है अमीन्स का, मतलब कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ेंगे अमीन्स जो जिनके साथ जिन कार्बन एटम्स के साथ अमीन जुड़ी हुई है तो उन वैसे वैसे साइज भी बढ़ेगा. तो वंडरवाल फोर्सेस भी क्या होती जाएंगी, वंडरवाल फोर्सेस मीन्स द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्शन दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी उनकी डिक्रीज होती जाएगी. अगर हम हायर अमीन्स की बात करें जो ज़्यादा मतलब कि जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, लेकिन अगर हम हायर मीन्स की बात करें तो वो वाटर में ज़्यादातर इंसॉल्युबल होती हैं जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं. ओके, दिस इज़ डन. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये आ सकती है ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 1 इन अमीन वाला. इनमें से पूछा है ज़्यादा सॉल्युबल कौन सा है, तो ये बात याद रखनी है कि अल्कोहल सबसे ज़्यादा सॉल्युबल है क्योंकि अल्कोहल की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. ठीक है, तो अल्कोहल ज़्यादा पोलर हैं देन अमीन्स क्योंकि उनकी अल्कोहल्स की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है दैट इज़ मोर स्ट्रॉन्गर. अगर प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स की बात करें तो इनमें भी इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. तो इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन ज़्यादातर किस में होती है ये देखनी है हमने, प्राइमरी अमीन्स में, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी में. ठीक है, टर्शियरी में ज़्यादातर इंटरमॉलिक्यूलर एसोसिएशन नहीं होती क्योंकि टर्शियरी में आपको पता है कि वहाँ पे हाइड्रोजन एटम नहीं होता. तो प्राइमरी का जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी. तो प्राइमरी विल बी मोर क्योंकि उसमें थोड़े हाइड्रोजन एटम ज़्यादा हैं, टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है. सो देयर विल बी नो देयर विल बी नो व्हाट वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम एंड दैट्स वाई. सो यहाँ प्राइमरी का सबसे ज़्यादा होगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी का इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये याद रखना आपको. फिर अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शंस की कि कौन सा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है. ठीक है, सेकेंडरी टर्शियरी अमीन्स बोला है कि प्राइमरी अमीन्स सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स क्यों ज़्यादा डिफर करते हैं. अमीन्स आपको याद रखना है ये लाइन कि अमीन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करते हैं और उनमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं. ठीक है, और जो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अमीन्स का बेसिक कैरेक्टर किस में ज़्यादा होता है और कैसे. तो अमीन्स में टर्शियरी में बेसिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, फिर है सेकेंडरी में, फिर है प्राइमरी में. ठीक है, टर्शियरी में क्यों ज़्यादा है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मोर मिथाइल एटम अटैच टू इट. इसमें जो मिथाइल ग्रुप है वो ज़्यादा अटैच्ड हैं, जो कि मिथाइल का काम होता है डोनेट करना, तो वो एन को और ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं. तो जितना ज़्यादा डोनेशन होगा तो उतना ही ज़्यादा क्या होगी, बेसिसिटी होगी. तो अमीन्स क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर, रिएक्ट विद द एसिड्स के साथ सॉल्ट बनाने के लिए. तो RNH2 जो है HX के साथ रिएक्ट करेगा, RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव बनाएगा. ठीक है, एनिलीन HCl के साथ रिएक्ट करके एनिलीन पे NH3 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड एज एनिलीनियम क्लोराइड. एंड इफ यू टॉक अबाउट द अमीन सॉल्ट्स में RNH3 पॉजिटिव X नेगेटिव, इसको जब हम OH के साथ करेंगे, ठीक है, OH नेगेटिव, यू विल फॉर्म RNH2. ऊपर मैंने बताया कि जब भी अमोनियम को हम बेस में डालते हैं, दैट इज़ अमोनियम हैलाइड को जब हमने बेस में डाला तो RNH2 बनेगा, दैट इज़ प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन होगी, बेस लाइक NaOH. अब उसके बाद ये आपको लाइन रखनी है याद, अमीनोसाइड्स अमाइन सॉल्ट्स जो होते हैं वाटर में सॉल्युबल होते हैं. ठीक है, ये लाइन. फिर उसके बाद नाइट्रोजन जो होता है इसमें अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने पहले ही बता दिया कि इट कंसिस्ट ऑफ वेल नोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड विच ये बिहेव करता है एज अ लिविस स्पेस. ओके, हो जो आपको बात याद रखनी है कि जितना ज़्यादा अमीन बेसिक होगा उतना उसका KB ज़्यादा होगा, KB उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, और PKB जो होगा PKB विल बी लेस. PKB जो होता है KB के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है और उतना स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा वो. PKB वैल्यू जो होती है अमोनिया की 4.75 होती है, ये भी याद रखनी है आपको. एलिफैटिक अमीन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं एक सिंगल अमोनिया से, मीन्स NH3 जो है सबसे स्ट्रॉन्गर बेस है. अगर हम CH3NH2 से बात करें तो एक अमीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है, एलिफैटिक अमाइन, सॉरी, CH3NH2, दैट इज़ एलिफैटिक अमाइन सबसे स्ट्रॉन्गर बेसिस हैं अमोनिया से भी. क्यों, क्योंकि एलिफैटिक अमीन्स में अगर हम बात करें जैसे CH3NH2 हमने पकड़ा, CH3 जो होता है इसका प्लस का इफेक्ट होता है, मतलब कि ये डोनेट करता है और ज़्यादा इस N को जितना ज़्यादा ये डोनेट करेगा तो उसकी वजह से N और ज़्यादा बेसिक बनेगा. तो इसकी वजह से नाइट्रोजन पे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ना, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा. ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीन्स की, हाँ, तो व्हाट वी वर स्टडीइंग कि एलिफैटिक अमीन्स जो हैं ALIPHATIC, एलिफैटिक अमीन्स सबसे स्ट्रॉन्गर बेसिस होंगी एज कम्पेयर टू अगर हम अमोनिया से कंपेयर करेंगे.
ठीक है, क्यों? क्योंकि एलिफैटिक अमीन में एक CH3 ग्रुप अटैच है या फिर दो भी अटैच हो सकते हैं, एंड CH3 इज प्लस आई ग्रुप। प्लस आई ग्रुप का क्या काम होगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, N की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो बेस उतना स्ट्रांग होगा N। तो अगर CH3 ग्रुप अटैच है तो दीज अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस। और कौन से? एलिफैटिक अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस हैज कंपेयर अगर हम अमोनिया से करें, क्योंकि इनमें एलिफैटिक अमीन्स में प्लस आई इफेक्ट है हैज कंपेयर टू अमोनिया, जो कि अमोनिया में नहीं है। CH3 ग्रुप अटैच नहीं है, इट इज सिंगल NH3। अगर हम बात करें एरोमेटिक अमाइंस वीकर बेसिस होती हैं अमोनिया से, मतलब कि जैसे C6H5NH2 है। C6H5NH2 जो है ये एक वीकर बेस है, मीन्स इट इज़ लेसर बेस, मतलब कि लेसर बेसिक है एज कम्पेयर हम करें अमोनिया से। ये लाइन भी आपको याद रखनी है। एंड अगर ये मैं बताऊँ ये टेबल, इट इज़ सो मच इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में उठ के आ जाता है तो आपको करना ही करना है। तो यहाँ पे मिथेनामीन है, N मिथाइल मिथेनामीन, NN डाई मिथाइल मिथेनामीन, इथेनामीन और ये सब हैं, ठीक है। तो आपको इनको कैसे करना है? सबसे पहले क्या करो, यूज़ दिस ट्रिक जो मैंने यूज़ करी है। सबसे पहले पीकेबी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेस के, मतलब कि पीकेबी जितना ज़्यादा होगा उतनी ही कम वो बेसिक होगा। तो पीकेबी कम होने की वजह से ज़्यादा बेसिक। तो पीकेबी सबसे कम किसका है वो ढूंढो। सबसे कम पीकेबी है N इथाइल इथेनामीन का। N इथाइल इथेनामीन का सबसे कम पीकेबी है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जिसका पीकेबी जितना कम वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस। तो N इथाइल इथेनामीन विल बी स्ट्रॉन्ग बेस। सबसे पहले ये आ गया 1, इसको हम 1 मार्क करेंगे। सेकेंड आ गया, सेकेंड ढूंढो किसका कम है, ऐसे इससे थोड़ा सा ज़्यादा 3.25। तो N इथाइल इथेनामीन के बाद N डाई इथाइल इथेनामीन, N इथाइल इथेनामीन, फिर N डाई इथाइल इथेनामीन, फिर उसके बाद कौन सा है? इथेनामीन। पहले कौन सा था? N इथाइल इथेनामीन, N डाई इथाइल इथेनामीन, फिर उसके बाद सिंगल वाला इथेनामीन, फिर उसके बाद है कौन सा? N मिथाइल इथेनामीन, फिर उसके बाद मिथेनामीन। पहले क्या याद किया हमने? पहले हमने याद किया कि सबसे पहला होगा N इथाइल इथेनामीन, फिर N डाई इथाइल इथेनामीन, फिर सिंगल वाला इथेनामीन, फिर उसके बाद कौन सा? दैट इज N मिथाइल मिथेनामीन, फिर उसके बाद मिथेनामीन, फिर उसके बाद N डाई मिथाइल मिथेनामीन। तो आई होप यू ऑल लर्न दिस। और सबसे कम बेसिक जो है दैट इज जिसका पीकेबी सबसे ज़्यादा है, दैट इज बेंजीना अमीन इज द लेस बेसिक, लीस्ट बेसिक। तो ये टेबल आपको करना ही करना है। मैंने आपको याद करा दिया कि सबसे पहले ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा? N इथाइल इथेनामीन, फिर N डाई इथाइल इथेनामीन, फिर इथेनामीन सिंगल वाला, फिर कौन सा होगा? N मिथाइल मिथेनामीन, फिर मिथेनामीन, फिर N डाई मिथाइल मिथेनामीन, और सबसे लीस्ट बेसिक बेंजीना अमीन होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देयर आर सम अदर फैक्टर्स जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन कितनी अच्छी बेस होगी अमोनिया में या फिर अमीन। तो देयर इज सॉल्वेशन इफेक्ट, स्टीरिक हिंड्रेंस, जो कि बेसिक स्ट्रेंथ को इफेक्ट करते हैं अमीन्स की, ठीक है। अगर हम बात करें जितना स्टेबल एक कटाइन होगा रिलेटिव टू अमीन उतनी ज़्यादा बेसिक नेचर होगा, ठीक है। तो लाइन जो आपको याद करनी है यहाँ पे, दैट मैंने बता दिया पहले कि अल्काइल अमीन्स क्या होते हैं, दीज आर स्ट्रॉन्गर बेसिस दैन द अमोनिया से, ठीक है। अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस क्योंकि ये जैसे RNH2 है तो ये सबसे स्ट्रॉन्गर बेस होगी। क्यों? क्योंकि R ग्रुप अटैच है इसके साथ जो इसको डोनेट करेगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर भी बढ़ेगा। तो दीज एलिफैटिक अमाइंस आर अल्काइल अमीन्स आर स्ट्रॉन्गर बेसिस होते हैं देन इफ यू टॉक अबाउट दी अमोनिया। बेसिक नेचर एलिफैटिक अमीन्स का जो होता है वो इंक्रीज होता है, इंक्रीज जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप्स उसके साथ जितने अटैच होंगे अमीन के साथ उतना ज़्यादा उसका क्या होता जाएगा? बेसिक नेचर होता जाएगा। अगर हम गैशियस फेज की बात करें तो गैशियस फेज में बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि गैशियस फेज में बेसिसिटी का बेस कितना कौन अच्छा है, दैट इज टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, इन तीनों में से वो कैसे डिसाइड होता है। तो इसमें गैशियस फेज में टर्शियरी सबसे स्ट्रॉन्गर, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। लेकिन आगे कुछ ऐसे फैक्टर्स आते हैं जिसकी वजह से ये जो ऑर्डर है इट विल गेट चेंज्ड, ये चेंज हो जाएगा ये ऑर्डर। तो वो क्या है? लेट्स सी। जितना ज़्यादा आयन का साइज होगा उतनी कम सॉल्वेशन होती है, ठीक है। मीन्स सॉल्वेशन कब होगी ज़्यादा? सॉल्वेशन तब ज़्यादा होगी जब आयन सबसे छोटा होगा, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट इज बेसिसिटी, प्राइमरी की सबसे व्हाट इज दैट सॉल्वेशन की बात हो, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात हो रही है। मैंने बताया कि टर्शियरी में कोई हाइड्रोजन एटम था, टर्शियरी में कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है, तो यहाँ पे इसका एसिडिक नेचर सबसे कम होगा। फिर उसके बाद सेकेंडरी का, फिर उसके बाद प्राइमरी का सबसे ज़्यादा H बॉन्डिंग होगा, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफैटिक अमाइंस का, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी एलिफैटिक अमाइंस का कौन कितना अच्छा बेस है, तो इट विल बी
प्राइमरी, सेकेंडरी, फिर टेरिटरी, ये लाइन हो गई। अगर हम बात करें नेक्स्ट, दैट इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, किसमें, मिथाइल सब्सटीट्यूटेड और इथाइल वाले, ठीक है, इसमें क्या बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट, और किसकी बात हो रही है, एक्वस स्टेट में, ये कौन सा स्टेट की बात है, एक्वस स्टेट में क्या ऑर्डर है बेसिक स्ट्रेंथ का, ऊपर हमने गैसियस का पढ़ लिया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी, यहाँ पे है एक्वस फेज में बेसिक का ऑर्डर क्या होगा। तो इथाइल की बात करें, इथाइल में सबसे ज़्यादा सेकेंडरी बेसिक होगा, फिर टेरिटरी, फिर प्राइमरी, किसमें, एक्वस वाले फेज में, दैट इज पानी वाले फेज में। एंड इफ यू टॉक अबाउट द मिथाइल, यहाँ पे सेकेंडरी ज़्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी, फिर टेरिटरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी, प्राइमरी, और फिर उसके बाद टेरिटरी, ठीक है। तो मिथाइल वाले केस में सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, इथाइल वाले केस में सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राइमरी, इथाइल वाले केस में सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राइमरी, और क्योंकि इथाइल इज बड़ा तो टेरिटरी विल कम सेकेंड, एंड इफ यू टॉक अबाउट मिथाइल छोटा है तो प्राइमरी विल कम सेकेंड। तो मिथाइल वाले केस में सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, टेरिटरी, और इथाइल वाले केस में सेकेंडरी, टेरिटरी, प्राइमरी, और वो भी एक्वस फेज में बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है। इथाइल और मिथाइल में हमने कर लिया। अब इसके बाद हम अराइल अमीन्स की बात करें, अराइल अमीन्स वर्सेस अमोनिया, तो वैल्यू ऑफ एनिलीन, पीके वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है एनिलीन की, ठीक है, क्योंकि इसके सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखिए नीचे 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन अगर हम इसका जो आइन है एनिलीन का, विच इज़ कॉल्ड हैज़ एनिलीनियम आइन, जिसे एनिलीनियम आइन कहा जाता है, उसके सबसे कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, ओनली 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। लेकिन एनिलीन के ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं, और जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा क्या होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो एनिलीन विल बी मोर स्टेबल हैज़ कम्पेयर टू द एनिलीनियम आइन, जिसके कम है तो उसकी कम स्टेबिलिटी होगी, कम रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो कम स्टेबिलिटी होगी, ग्रेटर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ग्रेटर स्टेबिलिटी। तो सबसे ज़्यादा एनिलीन के स्ट्रक्चर हैं रेजोनेटिंग, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एनिलीनियम आइन से, ठीक है। एनिलीन का जो बेसिक नेचर होता है वो सबसे कम होगा देन दैट ऑफ एमोनिया से, ठीक है, मतलब कि एमोनिया NH3 का बेसिक नेचर ज़्यादा होगा, किससे, NH2, दैट इज C6H5NH2 से। एमोनिया विल बी मोर बेसिक, ये आपको अपने NCERT में अंडरलाइन करनी है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, OCH3, CH3, दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ऑल्सो कॉल्ड एज, जो डोनेट करते हैं एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को n पे बढ़ाते हैं, और n जो होता है और ज़्यादा बेसिक होने लगता है, दैट इज इन एलिफैटिक अमीन्स। लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अगर इनमें अटैच हुए, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप अटैच हुए, जैसे कि NO2 है, SO3H है, COOH या फिर X, दीज आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये सब ग्रुप्स अटैच होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है, डिक्री, इनका बेसिक स्ट्रेंथ और कम होता है अगर ये सब ग्रुप्स अटैच होंगे तो। लेकिन प्लस आई वाले ग्रुप, डोनेटिंग वाले ग्रुप्स अटैच होंगे, जैसे OCH3, CH3, तो इनसे बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। तो वो प्लस आई वाले ग्रुप अटैच होंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन माइनस आई वाले ग्रुप जैसे कि NO2, SO3H, COOH, X, तो इनकी वजह से बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी। अगर हम नेक्स्ट में मूव ऑन करें, ये एल्काइलेशन है, तो यहाँ पे तो दिया नहीं है, बट एल्काइलेशन मैं आपको बता देती हूँ। एल्काइलेशन क्या होती है, मतलब कि CH3 Cl ग्रुप का अटैच करना, उसमें जो कैटाइन होगा दैट विल बी CH3 पॉजिटिव, तो उसको अटैचमेंट होना किसके साथ, या तो एनिलीन हो सकता है ना, तो दिस इज एल्काइलेशन एक्चुअली। एसाइलेशन मीन्स CH3 C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप, CH3 C डबल बॉन्ड OCl ग्रुप को अमीन के साथ अटैच करना, दैट इज कॉल्ड एज एसाइलेशन, और यहाँ पे एनिथाइल इथेना अमीड बॉन्ड बन जाएगा। तो जब एक एसाइल ग्रुप अमीन के साथ मिलता है तो इथेना अमाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ये भी आपको लर्न रखना है। फिर उसके बाद दिस इज बेंजोइलेशन रिएक्शन, इसको भी अंडरलाइन कर लो। इसमें मिथेना अमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिल रहा है, एंड यहाँ पे एक H निकल गया तो CH3NH जो है इस पूरे के साथ मिल जाएगा। सबसे पहले CO वाला अटैच होगा तो CH3NH COC6H5, दैट इज एन मिथाइल बेंजा अमीड की फॉर्मेशन हो गई मिथेना अमीन और बेंजोइल क्लोराइड से। ये आपको रिएक्शन याद करनी है कि जब एलिफैटिक अमीन बेंजोइल क्लोराइड के साथ मिलकर एन मिथाइल एमाइड बॉन्ड बनाता है, दैट इज कॉल्ड एज द बेंजोइलेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इज कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, प्राइमरी अमीन लेते हैं। प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और इथेनॉइक KOH के साथ रिएक्ट करती है, तो हीट करके क्या बनता है, आइसोसाइनाइड, दैट इज दिस इज कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड, या फिर कार्बाइल अमीन बनता है, ठीक है। तो हम जब प्राइमरी अमीन को CHCl3 साथ में इथेनॉइक KOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं और उनको हीट करके किसका फॉर्मेशन होगा, RNC, दैट इज कॉल्ड हैज द आइसोसाइनाइड या कार्बाइल अमीन,
ठीक है, एंड दिस इज फूल स्मेलिंग, ठीक है। और ये रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन सेकेंडरी और टेरिशरी वाले अमीन्स के लिए नहीं होती, ओनली फॉर कौन से वाले अमीन्स के लिए होती है, ओनली फॉर द प्राइमरी अमीन्स के लिए। किन के लिए? एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स के लिए। एक तो एलिफेटिक वाले, एक एरोमेटिक वाले प्राइमरी अमीन्स के लिए। तो CH-Cl3KOH को हीट करके RNC की फॉर्मेशन हो गई। अगर हम नाइट्रस एसिड की बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे अमीन की, तो यहाँ पे नाइट्रस एसिड इज HNO2, ठीक है, जो कि NaNO2 और HCl से मिलके बना है। तो यहाँ पे जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो RNH2 HNO2 के साथ मिलके क्या बनाएगा? RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। फिर उस RN2 पॉजिटिव दैट इज एल्काइल बेंजीनियम क्लोराइड जो सॉल्ट बना है हमारा डायजोनियम सॉल्ट, इसको H2O पानी में डाल के यहाँ पे क्या बनेगी? फिनॉल या फिर एल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आपने क्या करा? सबसे पहले हमने एक प्राइमरी अमीन लिया, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन लिया, उसको जब हमने नाइट्रस एसिड दैट इज नाइट्रस एसिड क्या है? HNO2, उसमें डाला तो हमारा सॉल्ट बना विच इज डायजोनियम सॉल्ट RN2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। उसको क्या करना है आपने? H2O में डाल के विल फॉर्म द एल्कोहल। तो एलिफेटिक अमीन्स के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पानी डालना पड़ता है डायजोनियम सॉल्ट में, तब बन जाके एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। ये था एलिफेटिक अमीन्स के लिए। लेकिन जब एरोमेटिक अमीन्स अटैच हों NH2 ग्रुप के साथ, दैट इज C6H5NH2 हो विच इज एरोमेटिक अमीन, तो एनिलीन जो है ये सबसे पहले अपने NaNO2 और HCl के साथ दैट इज नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड फॉर्म होगा। फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड जो है डायरेक्टली H2O नहीं बनाता, इसको वार्म करना पड़ता है, ठीक है। तो C6H5NH2 को लो टेम्परेचर 273 से 278 K पे क्या बनाता है? ये डायजोनियम सॉल्ट। ये आपको लाइन याद रखनी है। फिर उसके बाद रिएक्शन एल्वाइल सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहा जाता है। ये हिंसबर्ग रिएजेंट क्या करेगा? प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन्स के साथ मिलकर सल्फेनोअमाइड्स बनाएगा। टेरिशरी यहाँ पे क्यों नहीं यूज़ किया गया है? क्योंकि टेरिशरी जो है ये बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं कर पाता, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले दिस इज कॉल्ड हैज द हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट या फिर इसे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो है इस NH2C2H5 के साथ रिएक्ट करेगा और ये विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे जो ये SO2 है ये ऐसे ही रहेगा और Cl की जगह पे ये पूरा ग्रुप उठ के आ जाएगा साइड से, दैट इज NH2Ca2H5 इस Cl की जगह अटैच हो जाएगा। तो यहाँ इस प्राइमरी जब हमने हेयर इट इज़ प्राइमरी वाला अमीन, प्राइमरी अमीन जब हमने डाला तो यहाँ पे हमें एक हाइड्रोजन मिलेगी। Here it will yes benzene that is benzene sulfonyl chloride के साथ there will be hydrogen attached with this benzene sulfonyl। तो एक हाइड्रोजन अटैच है। ये हाइड्रोजन जो है ये क्या बताएगी इसका? कि इसमें कोई एसिडिक नेचर है, कोई ना कोई एसिडिक नेचर है इसमें ज़रूर। तो हाइड्रोजन अटैच इसका स्ट्रांगली एसिडिक बताएगी कि हाइड्रोजन है तो इट विल बी स्ट्रांगली एसिडिक, एसिडिक है तो इट विल बी सॉलेबल इन एल्कली दैट इज बेस में। तो इफ यू टॉक अबाउट अगर हमने एक ही हाइड्रोजन एटम अटैच है ना तो इट विल बी सेकेंडरी अमीन। अगर हमने इस बेंजीन डायजोनियम दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड को इस सेकेंडरी अमीन में डाल दिया, ठीक है, जिसमें एक हाइड्रोजन एटम है, जब इसको हमने सेकेंडरी अमीन में डाला यहाँ से HCl बाहर निकलेगा और ये पूरा ग्रुप आके इस यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये आ गया C2H5 और ये बेंजीन व्हाट इज कॉल्ड हैज द बेंजीन सल्फोनोअमाइड। इसने क्या बनाया? बेंजीन सल्फेनोअमाइड, अमाइड बॉन्ड होगा इनके बीच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्या आपको यहाँ पे कोई हाइड्रोजन दिख रही है? नो, देयर इज नो हाइड्रोजन एट ऑल। सो ये एसिडिक होगा? नहीं होगा। एसिडिक नहीं होगा, क्या ये सॉलेबल होगा एल्कली में? बिल्कुल नहीं होगा एल्कली में भी सॉलेबल। तो हियर वी कैन सी कि यहाँ से HCl निकला बाहर और ये पूरा ग्रुप जाके इस वाले इधर जुड़ गया। ये जो जुड़ा यहाँ पे अगर एक हाइड्रोजन मिली तो ये इसका एसिडिक नेचर डिसाइड करेगा, मतलब कि ये एल्कली में सॉलेबल होगा। लेकिन अगर जब हमने सेकेंडरी अमीन डाला तो यहाँ पे SO2Cl के साथ इसका रिएक्शन करवाया तो यहाँ पे हमें कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं दिखा, तो इट इज नॉट एसिडिक एंड thus it will not be soluble in alkali। एंड इफ वी टॉक अबाउट टेरिशरी वाले अमीन्स तो ये कभी भी रिएक्ट नहीं करते बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ अमीन्स रिएक्टिंग में बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड ये थोड़े अलग तरीके से करते हैं, इसलिए टेरिशरी अमीन्स का ज़्यादा इतना सिग्निफिकेंस नहीं है जब हम इस अपने अमीन्स को रिएक्ट करवाते हैं एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड, दैट इज बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड विच इज C6H5SO2Cl, C6H5SO2Cl। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड इट। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे मूव करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमें याद रखना है कि जब भी जैसे सबसे पहले ब्रोमिनेशन है,
सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस किस पोजीशन पे होती है, एक ऑर्थो पोजीशन, एक पैरा पोजीशन पे, इसलिए वहीं पे ज़्यादातर ग्रुप जाके अटैच हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे एनिलीन ली, इसमें बहुत सारा ब्रोमीन डाला और पानी के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाता है 2, 4, 6 पोजीशन पे, तीनों जगह पे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर डाला हमने, तो तीनों जगह पे ब्रोमीन आके अटैच हो जाती है और इसका एक 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन का वाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। ठीक है, क्या बन जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट। तो बहुत सारे पानी में जब हमने एनिलीन को डाला तो 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, एंड द सेकेंड चीज़ यहाँ पे लिखी गई है, दैट इज रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक अमीन्स इज दैट ऑफ देयर वेरी हाई रिएक्टिविटी की वजह से इतनी ज़्यादा ही अच्छी रिएक्शन कर रहा है, और ज़्यादातर ये कौन कौन सी पोजीशन में आपको दिख रही है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ज़्यादा रिएक्शंस हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्टिवेटिंग पोजीशंस हैं ये। ठीक है, एनिलीन की अगर उससे देखें, यहाँ पे अगर हमने एनिलीन ली, अब यहाँ पे जब हमने इसको Br2 डाला था तो यहाँ पे तीनों पोजीशन पे आ गया, लेकिन अगर हमें किसी समय क्या प्रिपेयर करना है, मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन, ये तो 3 ट्राइब्रोमो थी ना, बट अगर हमने मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन की फॉर्मेशन करनी है तो हम कैसे करेंगे, तो उस समय हमें क्या करना है, एनिलीन लेनी है, उसको डालना है एसीटेट वाले में, एसीटेट वी हैव टू पुट इन एसिटिक एनहाइड्राइड में उसको डालना है, साथ में पेरिडीन लेना है, तो यहाँ पे ये NH ऐसे ही रहेगा, साथ में जो ये COCH3 है ना, इस एसिटाइल एनहाइड्राइड का ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और फिर Br2CH3COOH के साथ इट विल लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मेजर प्रोडक्ट दिस, एंड उसको फिर आगे OH नेगेटिव या फिर एसिडिक कंडीशंस में डाला तो 4-ब्रोमो एनिलीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो हमें एक मोनो सब्सटीट्यूटेड एनिलीन मिल गई। नाउ वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, दैट इज नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है कि हम कंसनट्रेटेड HNO3 या फिर H2SO4 रिएक्शन में लेते हैं, तो सबसे पहले हम एनिलीन के बारे में पढ़ रहे हैं, दैट इज एरोमेटिक अमीन्स के बारे में। तो एनिलीन को हम डालेंगे स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम में विच कंसिस्ट ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3, कंसनट्रेटेड H2SO4, साथ में 288 के टेम्परेचर लेंगे। कितना टेम्परेचर, 288 के टेम्परेचर, एक HNO3 कंसनट्रेटेड वाला और H2SO4। तो इसमें से जो NO3 का NO2 पॉजिटिव ग्रुप है, इट विल गेट अटैच टू व्हाट, इट विल गेट अटैच टू द जो प्रोडक्ट बनेगा। कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तीनों बनेंगे, पैरा भी बनेगा, मेटा भी बनेगा एंड ऑर्थो भी बनेगा। 3 प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड इन एनिलीन। अभी तक पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे बाकी चैप्टर्स, तो उनमें सिर्फ ऑर्थो और पैरा मतलब कि ग्रुप्स अटैच हो रहे थे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ग्रुप्स अटैच हो रहे थे, मेटा या फिर कुछ ऐसा बाकी नहीं था। लेकिन यहाँ पे एनिलीन के केस पे ऑर्थो पे भी, मेटा पे भी, पैरा पे भी आ गया NO2 विच इज़ द इलेक्ट्रोफाइल फ्रॉम द HNO3। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 ग्रुप सबसे पहले अगर पैरा पोजीशन पे अटैच होगा उसकी परसेंटेज 51% होगी, अगर मेटा पोजीशन पे अटैच होगा तो उसकी परसेंटेज 47% होगी, अगर वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा तो उसकी परसेंटेज 2% होगी। अगर हम बात करें नेक्स्ट वन कि अगर हमें सिर्फ और सिर्फ पैरा नाइट्रोएनिलीन की फॉर्मेशन करनी है, तो मैंने आपको बताया सबसे पहले हमें एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ करना है, इसको पेरिडीन में डाल के, एसिटिक एनहाइड्राइड को पेरिडीन में डाल के, पिछले वाले में भी हमने एसिटिक एनहाइड्राइड का यूज़ किया था जब हमने प्रिपेयर की थी एक पैरा ब्रोमो एनिलीन, है ना। तो हमें तीनों नहीं चाहिए, अभी ओनली नहीं पैरा ब्रोमो एनिलीन, तो उसके लिए हम एसिटिक एनहाइड्राइड और पेरिडीन लेंगे, इससे ये बनेगा, फिर इसको HNO3 H2SO4 में डाल के हेयर इट विल फॉर्म द पैरा नाइट्रो एसिड एनिलीन, उसको एसिडिक कंडीशन में डाल के हेयर इट विल फॉर्म द पैरा नाइट्रो एनिलीन। तो पैरा नाइट्रो एनिलीन की फॉर्मेशन हो गई, सबसे पहले एसिटिक एनहाइड्राइड, पेरिडीन, फिर HNO3 H2SO4 में डाल के, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में डाल के इट विल फॉर्म द पैरा नाइट्रो एनिलीन। अगर आपको सल्फोनेशन करनी है तो उस समय क्या होगा, आपको टेम्परेचर चाहिए 453 से 473 केल्विन, साथ में H2SO4 चाहिए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड सल्फोनेशन के दौरान जो इलेक्ट्रोफाइल निकलता है दैट इज SO3। कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, SO3, दैट इज फ्रॉम द H2SO4 से ही निकलता है। तो यहाँ पे हमने एनिलीन लेनी है, अगर आपको सल्फोनेशन करनी है तो उसको सल्फ्यूरिक एसिड में डाल के, तो यहाँ पे NH2 की जगह पे एक H ऐड हो जाएगा और NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव बनेगा इसके टॉप पे, एंड दैट इज पैरा पोजीशन पे, एंड 453 से 473 केल्विन पे इसको आपने हीट करना है, यू विल गेट सल्फेनिलिक एसिड। सल्फेनिलिक एसिड क्या होता है, मतलब कि NH2 की पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप विल बी अटैच, दैट इज कॉल्ड एज द सल्फेनिलिक एसिड। एंड इनको हम थोड़ा सा एक्सचेंज करेंगे, अगर इस H को यहाँ पे लाएंगे तो NH3 पॉजिटिव हो जाएगा और SO3 नेगेटिव, तो इसको विट्राइन भी ये करते हैं आपस में, ठीक है, एंड दिस इज द सल्फेनिलिक एसिड। एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है एल्मोनियम क्लोराइड के साथ, एंड यहाँ पे एल्मोनियम क्लोराइड लिविस एसिड की तरह एक्ट करता है विच इज़ यूज्ड एज अ कैटलिस्ट, उसको हम एज अ कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए एनिलीन कभी भी फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता क्योंकि वो एल्मोनियम क्लोराइड के साथ सॉल्ट की फॉर्मेशन कर लेता है, एंड एल्मोनियम क्लोराइड इज लिविस एसिड।
एंड इफ वी मूव ऑन टू द डाइजोनियम सॉल्ट नाउ, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होते हैं? जिनके ऊपर N2 पॉजिटिव ग्रुप अटैच होता है। N2 पॉजिटिव ग्रुप को ही हम डाइजोनियम ग्रुप कहते हैं। जैसे C6H5NH2 C6H5N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। C6H5N2 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव को बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट कहते हैं। उसी तरह से प्राइमरी एलिफेटिक अमीन्स हाईली अनस्टेबल एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स जो हैं वो डाइजोनियम सॉल्ट बनाती हैं, जो कि स्टेबल होता है शॉर्ट टाइम के लिए, उसके बाद लो टेम्परेचर पे डिकम्पोज हो जाता है और N2 गैस निकल जाती है। तो दिस इज द डाइजोनियम सॉल्ट के रेजोनेंस स्ट्रक्चर। अब हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे जाएंगे। सबसे पहले बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को कैसे हम प्रिपेयर करें। तो सबसे पहले यहाँ पे जो मेथड दिया हुआ है जिसमें हम अमीन्स ले रहे हैं, अमीन को NO2 हो थोड़ी सी हाइड्रोजन नेसेंट हाइड्रोजन के साथ हमने इसको रिएक्शन करवाई। दैट इज सबसे पहले एनिलीन NaNO2 twice HCl and this reaction is known as the diazotization reaction, क्योंकि हमने लिया है अमीन NaNO2 और HCl। इन तीनों को जब हम लेंगे एट द टेम्परेचर ऑफ 273 से 278 केल्विन, जब हमने एनिलीन को NaNO2 और 2HCl के साथ रिएक्शन करवाई 273 से 278 केल्विन पे, तो बेंजीन डाइजोनियम विल बी फॉर्म देयर, ओके, एंड इट इज जनरली स्टोर किया जाता है ये सॉल्ट। एंड बेंजीन डाइजोनियम इज एक्चुअली सॉल्ट। एंड इफ टॉक अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये आपको लाइन रखनी है याद, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉल्युबल होता है वाटर में और कोल्ड ठंडे में स्टेबल होता है, लेकिन रिएक्ट करता है वाटर के साथ जब हम इसे गर्म करते हैं और ईजिली डिकम्पोज हो जाता है ड्राई स्टेट में। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोब्रोडेट की बोरेट की बात करें, ये N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव ग्रुप अगर अटैच हुआ, ये वाला जो बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट होता है, ये वाटर में क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। इट इज़ वाटर इनसॉल्युबल एंड रूम टेम्परेचर पे स्टेबल होता है, लेकिन वाटर इनसॉल्युबल है। दैट इज फ्लोरोबोरेट इज वाटर इनसॉल्युबल, लेकिन स्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे। अगर हम केमिकल रिएक्शंस की बात करें यहाँ पे, तो केमिकल रिएक्शंस में आपको जो करनी है, तो 2 आर मैम। फर्स्ट इज सैंडमेयर रिएक्शन। सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या करेंगे? हम हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्ट यूज करेंगे Cu फर्स्ट आइन के साथ, दैट इज Cu2Cl2, जैसे Cu2Cl2 के साथ HCl एंड दिस इज एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। तो इसके साथ जब हमने Cu2Cl2 और HCl को रिएक्ट करवाया तो Cl ग्रुप विल कम एंड N2 पॉजिटिव X नेगेटिव इज द लीविंग ग्रुप, तो ये निकल जाएगा यहाँ से, तो Ar के साथ Cl आ जाएगा। और अगर आपको ArBr बनानी है, दैट इज व्हाट इज दिस कॉल्ड एज द ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, तो Cu2Br2 और HBr का यूज़ कीजिए। इससे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आपको बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड से आपको दिस ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, तो Cu2Br2 और साथ में HBr का यूज़ कर लीजिए। उसी तरह से आपको एक एरोमेटिक डाइजोनियम हैलाइड से एरोमेटिक साइनाइड की फॉर्मेशन करनी है, तो CuCN और KCN का यूज़ करना है आपको, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द सैंडमेयर रिएक्शन। उसी तरह से आपको अगर गेटरमैन रिएक्शन करनी है, तो गेटरमैन रिएक्शन करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड चाहिए, साथ में सिंगल Cu लेना है, Cu ओनली Cu और HCl हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये सिर्फ 2 के लिए होती है गेटरमैन रिएक्शन, एक HCl के लिए, एक HBr के लिए, और साथ में Cu यूज़ करना है हमने, और जिसमें सिंगल Cu होगा दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, ओनली Cu। ऊपर वाले में Cu2Cl2 था, दैट इज सैंडमेयर रिएक्शन। जिसमें Cu2Cl2 होगा वो सैंडमेयर रिएक्शन है, और जिसमें सिर्फ एक Cu होगा और साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड, दैट इज गेटरमैन रिएक्शन, ठीक है। और ये तीनों के लिए होती थी, Cn के लिए भी होती थी सैंडमेयर रिएक्शन, लेकिन गेटरमैन रिएक्शन इज ओनली फॉर Cl एंड Br। तो यहाँ पे Ar की जगह Cl आ जाएगा, N2 पॉजिटिव X नेगेटिव निकल जाएगा, Ar के साथ Cl अटैच हो जाएगा और दूसरे Ar के साथ Br अटैच हो जाएगा। तो हमारी बेंजीन क्लोरोबेंजीन की भी फॉर्मेशन होगी और ब्रोमोबेंजीन की भी सैंडमेयर रिएक्शन से। रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड, अब आपको बनाना है अगर जैसे आयोडोबेंजीन नहीं बनाया ना हमने ऊपर, तो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हमें Ki का यूज़ करना पड़ेगा, ये ऐसे प्रिपेयर नहीं होगी। इसको इस पे आयोडोबेंजीन आपने अगर बनाना है, मतलब कि बेंजीन के ऊपर आयोडीन ग्रुप आए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? अपनी जो एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड है इसको Ki के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तो ARI बनेगा। कौन सी? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ करवाएंगे तो आयोडोबेंजीन बनेगा, ठीक है, साथ में KCl और N2 आर द बाई प्रोडक्ट्स। तो आयोडोबेंजीन कैसे बनी? जब हमने एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ रिएक्ट करवाया। एरोमेटिक डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ? Ki के साथ आपने रिएक्ट कराना है, तो हमारी जो है आयोडोबेंजीन प्रिपेयर हो जाएगी। उसी तरह से अगर आपको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द फ्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है, दैट इज बेंजीन के ऊपर
फ्लोरीन ग्रुप, फ्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको। फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड लेना पड़ेगा, क्लोराइड, एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड को HbF4 के साथ रिएक्ट करवाया, यहाँ पे ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनेगा, उस ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव को हीट करा तो यहाँ पे बन जाएगी हमारी फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन कैसे बनी, जब हमने जो हमने डायजोनियम क्लोराइड ली थी, ठीक है, एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड को हमने HbF4 के साथ रिएक्ट कराया तो ये Cl नेगेटिव निकल गया यहाँ से और इसकी जगह पे Br4 नेगेटिव आ गया, तो ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव इज द इंटरमीडिएट, इसको हीट करा तो ArF दैट इज फ्लोरोबेंजीन का एराइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, हुआ ना। तो आयोडोबेंजीन हमने सीखा कि KI डाल के और फ्लोरोबेंजीन HbF4 डाल के ArN2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव बनेगा, उसको हीट करा तो हमारी फ्लोरोबेंजीन या एराइल फ्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम मतलब कि क्या करेंगे, कुछ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स का यूज़ करेंगे जैसे कि हाइपोफॉस्फोरस एसिड या फिर जिसे फॉस्फेनिक एसिड भी कहा जाता है, या फिर इथेनॉल का यूज़ करेंगे अगर हम, तो उसकी वजह से रिडक्शन होती है डायजोनियम सॉल्ट की। कैसे होगी, लेट्स सी। यहाँ पे जैसे हमने डायजोनियम क्लोराइड का यूज़ किया, एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड, दिस इज एरोमेटिक डायजोनियम क्लोराइड, AR एरोमेटिक ग्रुप के ऊपर N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, इसका यूज़ करा हमने। इसको आपने किसके साथ करना है, H3PO2 के साथ, दैट इज ऊपर हमने पढ़ा फॉस्फेनिक एसिड के साथ में पानी भी डालना है, तो इट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ हमारी एक परफेक्ट बेंजीन बन जाएगी। तो एक बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से अगर आपने बेंजीन बनानी है तो H3PO2 और H2O का यूज़ करना होगा, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से एक सिंपल बेंजीन रिंग, तो आपको H3PO2 और H2O का यूज़ करना है। उसी तरह से जो सेकंड मेथड है बेंजीन रिंग बनाने का, वो क्या है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड लेना है आपने, उसको इथेनॉल में डाल देना है, किसमें, इथेनॉल में, क्योंकि इथेनॉल का क्या काम होता है, रिड्यूस करना, तो वो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस करके बेंजीन बना देगा। सो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से दो मेथड है, एक H3PO2 का यूज़ करके दैट इज फॉस्फेनिक एसिड, एंड साथ में एक इथेनॉल का यूज़ करके, एंड दो हमारे पास बेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एक H3PO2 एक CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल। एंड अगर हम बात करें, अगर आपको फिनॉल बनानी है बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से, उस समय आप क्या करोगे, आप उसको पानी में डालिए, यू गेट इट हाइड्रोलाइज्ड, इसको आपको हाइड्रोलाइज करना होगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को, तब जाके क्या बनेगी, हमारी फिनॉल बनेगी, N2 बाहर निकल जाएगा, HCl जो है इस H के साथ मिलकर HCl बना देगा। उसी तरह से NO2 ग्रुप से अगर रिप्लेसमेंट करनी है, मतलब कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को अगर हमने उसी HbF4 के अंदर डाल दिया, तो हमें पता है कि वहाँ पे तो HbF4 के अंदर डाला है तो वहाँ पे BF4 नेगेटिव ग्रुप निकलेगा और वो जाके Cl नेगेटिव तो बाहर निकल जाएगा, और ये BF4 नेगेटिव ग्रुप जाके N2 पॉजिटिव के साथ जुड़ के N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव दैट इज फ्लोरोबोरेट बना देगा। व्हाट इज दिस, दिस इज फ्लोरोबोरेट। जब हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड कौन सा है, HbF4, इसके साथ रिएक्ट करवाया तो हमारा फ्लोरोबोरेट दैट इज व्हाट विल बी फॉर्म, डायजोनियम फ्लोरोबोरेट। इसको जब हमने NaNO2 और साथ में कॉपर के साथ हीट करा तो यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। किसकी फॉर्मेशन, तो आपको अगर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन करनी है तो क्या क्या स्टेप करना होगा, सबसे पहले HbF4 के साथ रिएक्ट करवाना होगा, ठीक है। HbF4 के साथ आपने अगर रिएक्ट करवाया तो उसके बाद आपको क्या करना होगा, N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव ग्रुप आ गया, NaNO2 और CO में डालना होगा, ये याद रखनी बात, NaNO2 और CO, ये पॉइंट याद रखना, तो हमारा नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा जिसके ऊपर NO2 ग्रुप होगा, ठीक है। बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन, एक तो HbF4 एक NaNO2 CO के साथ हीट करना है। उसी तरह से ये लास्ट टॉपिक है दैट इज कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है कि ये डाइस बनाने के लिए यूज़ होती है रिएक्शन, कलर वाली डाइस, एक ऑरेंज डाई एक हमारी येलो डाई बनेगी। ऑरेंज डाई जो है जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाएंगे बेसिक मीडियम में, कौन सा मीडियम, बेसिक, दैट इज OH नेगेटिव। जब हम बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को फिनॉल के साथ बेसिक मीडियम में रिएक्ट करवाएंगे तो हमारी ऑरेंज डाई बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N ग्रुप है, साइड से दो बेंजीन रिंग, दिस कॉल्ड एज अ पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। एजो क्यों, क्योंकि N डबल बॉन्ड N ग्रुप इज कॉल्ड एज द N डबल बॉन्ड N ग्रुप को एजो कहा जाता है, एंड दिस इज एजो डाइज, जो हम डाइज का प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉपलिंग रिएक्शन से। तो यहाँ पे पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन जाएगी, एक ऑरेंज डाई बनेगी। ऑरेंज डाई किससे बनेगी, फिनॉल जब ग्रुप अटैच किया हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, दैट इज बेसिक मीडियम में। उसी तरह से ये बात आपको याद रखनी कि ये सभी जो एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, दीज आर ऑल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस टू। तो उसी तरह से सेकंड रिएक्शन में येलो डाई बनेगी, जिसमें अगर हमने बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को एनिलीन में डाल दिया
किसकी, एसिडिक मीडियम में, तो हमारा पैरा अमीनो एजोबेंजीन बनेगा, येलो डाई होगी ये। तो आपको क्या पता चला, सबसे पहले अगर हमने फिनॉल के साथ डाला तो हमारी बनी दिस इज ऑरेंज डाई, वो साथ में बेसिक मीडियम था, ठीक है। उसी तरह से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब आपने एनिलीन में डाला और एसिडिक मीडियम रखा तो हमारा पैरा अमीनो एजोबेंजीन बना विच इज़ अ येलो डाई। उसी तरह से कुछ दिस इज द लास्ट टॉपिक नाउ कि इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ। एराइल फ्लोराइड और आयोडाइड्स को हम प्रिपेयर नहीं कर सकते डायरेक्ट हेलोजिनेशन से, क्योंकि आयोडाइड्स को हमने प्रिपेयर किया था जब बेंजीन डाइजोनियम को KI के साथ डाला था, और एराइल फ्लोराइड कैसे बने थे, जब हमने उनको फ्लोरोबोरिक एसिड में डाला था तो N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव आया था, फिर उसको H पॉजिटिव में डाल के हमारा एराइल फ्लोराइड बन गया था। तो हमने ऑरेंज डाई हो रहा है, कुछ येलो डाइज के बारे में पढ़ा। ऑरेंज डाई जब हम फिनॉल को बेसिक मीडियम में रखेंगे और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड डालेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब एनिलीन के साथ एसिडिक मीडियम में डाला तो हमारी येलो डाई बनेगी। तो एक ऑरेंज डाई, फिनॉल, येलो डाई, एनिलीन। एनिलीन जो है एसिडिक मीडियम में, A फॉर एनिलीन, A फॉर एसिडिक, फिनॉल बेसिक मीडियम में। तो आई होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस चैप्टर, ठीक है। इस चैप्टर में हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ा एंड साथ में हमने पढ़ा एमीन्स के बारे में, इनकी प्रिपरेशन, उनकी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, कि कौन कौन एसिडिक है, कैसे कैसे क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में प्लीज़ सजेस्ट कीजिएगा कि शुड आई कम विद लाइव के साथ नीट के केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए या फिर बायो के चैप्टर्स कंप्लीट करने के लिए क्या मुझे लाइव आना चाहिए, क्या मुझे मतलब कि मुझे सजेस्ट कीजिए कि मुझे क्या करना चाहिए, सो दैट आई विल बी मेक फर्दर वीडियोस अच्छी एंड मैं आपको समझा पाऊँ, कुछ हेल्प कर पाऊँ। तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको कोई नीट की आगे कोई किसी चैप्टर के में आपको प्रॉब्लम आ रही है NCERT से, तो मैं समझा पाऊँ। तो प्लीज़ सजेस्ट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो so bye, take care you all.